जिग्ना और पारुल दोनों सास बहू होती है। वो दोनों जब भी अपने पतियों से रसोई के खर्चे के लिए पैसे मांगती है, तभी ये लो पारुल, पूरे 500 रुपए, ये पूरे हफ्ते चला देना। हेमंत बेटा, तेरे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? अरे रसोई के खर्च के लिए सिर्फ 500 रुपए देते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? जिग्ना, ये तुम क्या कह रही हो? सही पैसे तो दे रहा है वो। नहीं पापा जी, आप दोनों को नहीं पता कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अरे सब्जी मसालों के दाम आसमान छू रहे हैं। कभी टमाटर तो कभी प्याज, सब कुछ महंगा होते जा रहा है। और नहीं तो क्या, एक वक्त पर जैसे गहनों को खरीदने के लिए सोच विचार करना पड़ता था, अब वैसा ही सोच विचार रसोई के सामान को खरीदने के लिए करना पड़ता है। सच में हम तो परेशान हो गए हैं। इसीलिए जल्दी से हमें एक्स्ट्रा के 500-600 रुपए दे दो। चलो चलो, देरी मत करो, हमें मार्केट भी जाना है। उन दोनों की बातें सुनकर हेमंत और प्रकाश दोनों बाप बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। और फिर प्रकाश अपनी जेब से एक्स्ट्रा 600 रुपए निकाल कर देता है। ये लो पारुल बहू, अब एक हफ्ते तक तुम दोनों हमसे पैसे नहीं मांगोगी। नहीं नहीं कह के रसोई का खर्चा कितना बढ़ गया है। महीने की आधी कमाई तो रसोई के खर्चे में ही निकल जाती है। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे तो आदमी किसके लिए कमाता है? अचार डालने के लिए? अरे खाना खाने के लिए ही ना। आप भी ना प्रकाश जी, बड़ी ही बेतुकी बातें करते हैं। ऐसे ही जिग्ना और रूपल दोनों मिलकर अपने पतियों से खूब सारे पैसे लेती हैं और उनमें से घर का सामान तो लेती है, लेकिन थोड़े पैसे बचाकर उनमें मौज मस्ती भी करती है। रूपल बहू, आज पूरे 20 रुपए बचे हैं। वहाँ सेल जो लगी थी, चल इन पैसों की पानी पूरी खाते हैं। हाँ माँ जी, जल्दी चलिए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और फिर दोनों पानी पूरी खाने जाती है। ऐसे ही वो अपने पतियों से झूठ बोलकर एक्स्ट्रा के पैसे लेती है और थोड़े पैसे बचाकर उनमें मौज मस्ती करती है। एक दिन वो दोनों थिएटर में फिल्म देखकर बाहर निकल रही होती है। क्या फिल्म थी ना माँ जी? हाँ बहू, मुझे तो हीरो की एंट्री और हीरोइन का वो बर्फीली वादियों वाला गाना बड़ा ही पसंद आया। एकदम हमारे 90s की यादें ताजा हो गई। वरना आजकल के फिल्मों में तो वो बस रैप या वैप ही बजता रहता है। ओह नो माँ जी, वो देखो सामने। जब रूपल और जिग्ना दोनों सामने देखती हैं, तब वहां पर उनके पति खड़े होते हैं और उन दोनों को देखकर वो चौंक जाती है। अच्छा जी, तो ये करती हो तुम दोनों एक्स्ट्रा रसोई के पैसे में? अब समझ आया हमें। नहीं नहीं पापा जी, आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चुप रहो रूपल, झूठ मत बोलो अब। अरे हेमंत बेटा, हम तुम दोनों से झूठ क्यों बोलेंगे? अरे सविता बहन ने जन्मदिन की पार्टी दी थी। फिल्म देखने हमारे साथ और भी गली की औरतें आई थी। वो तो अब भी आगे चली गई है। हाँ पापा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, तो ये बात है क्या? ठीक है, चलो अब घर चलकर जल्दी से कुछ खाने को बनाओ। मुझे और पापा को बहुत भूख लगी है। ठीक है बाबा, आलू के पराठों की सब्जी बनाकर रखी है मैंने। घर जाकर तुम्हें गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाऊंगी। फिर घर जाने के बाद रूपल हेमंत और प्रकाश के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब नया साल आने वाला होता है। तभी रूपल और जिग्ना दोनों मिलकर हेमंत और प्रकाश को रसोई के सामान की लिस्ट पकड़ा देती है। ये है नए साल की रसोई की सामान की लिस्ट। जितना लिखा है ना, उतना ही पैसा देना होगा आप दोनों को। हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है। 1 रुपया भी हमें कम नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों क्या बोरा गई हो क्या? नए साल में इतना सामान लाने की क्या जरूरत है? वही तो। अरे अब नए साल पर मैं मिठाई और फरसान के पदार्थ नहीं बनाऊंगी क्या? नया साल शुरू होने पर तो सब बनाना ही पड़ता है। एकदम सही माँ जी,
और आप दोनों हमें रसोई के बारे में ज्ञान मत बांटना। हमने जो भी लिखा है बिल्कुल सोच समझ कर और ठीक से लिखा है। अब जल्दी से पैसे दे दीजिए। ठीक है हेमंत बेटा, अब इन दोनों के आगे हम क्या ही बोल सकते हैं, और अगर कुछ खत्म हो गया तो हमें ही भूखा मारेगी ये दोनों सास बहू। आप तो हम दोनों को बहुत ही अच्छे से जानते हो प्रकाश जी। हाँ, ये लो पकड़ो पैसे। फिर जिग्ना और रूपल फिर से रसोई के बचे हुए पैसे अपने पास रख लेती है और नए कपड़े खरीद कर घूमने चली जाती है और बहुत मजे करती है। मजा आ रहा है ना माँ जी? मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ जो हमने अपने पतियों से नए साल के लिए ज्यादा पैसे ले लिए। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, वरना हम इतने मजे कहाँ से कर पाते। एक दिन हेमंत और प्रकाश ऑफिस से घर जा रहे होते, तभी वो परचू की दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और तभी हेमंत की नजर वहां पर रखे तेल के डिब्बे पर चली जाती है जिस पर रेट 600 रुपए लिखा होता है। अरे ये क्या, इस तेल के डिब्बे पर तो रेट 600 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन उस दिन रूपल और माँ ने हमें जो लिस्ट दी थी उसमें उन्होंने तेल के डिब्बे का रेट 800 रुपए लिखा था। हाँ हेमंत बेटा, मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने 800 रुपए ही लिखा था। फिर वो दोनों घर जाकर रूपल और जिग्ना से इस बारे में बात करते हैं। हाँ तो बराबर ही लिखा था हमने, क्योंकि जिस परचू की दुकान में तुम दोनों अभी जाकर आए हो उसके यहाँ का माल अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम अच्छे वाले दुकान में जाते हैं। हाँ, और उस अच्छे वाले दुकान में सामान थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास होती है, इसीलिए तो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। अच्छा, तो ये बात है क्या? चल पारुल बहू, नए साल की मिठाइयाँ बनाना बाकी है अभी। हेमंत बेटा, मैं कह रहा हूँ तुझसे, ये दोनों हमें उल्लू बनाकर हमसे ज्यादा पैसे ले रही है और वो सारे पैसे उड़ा रही है। कल परसों ही तुम्हारी माँ ने नई साड़ी लाई थी। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा, रूपल ने भी नई साड़ी लाई है। अब धीरे धीरे उन दोनों को समझ आने लगता है कि उनकी बीवियां उनसे एक्स्ट्रा के पैसे लेकर उन्हें उल्लू बना रही है और सारे पैसे उड़ाकर ऐश कर रही है। एक दिन हेमंत और प्रकाश जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो कंपनी बंद पड़ जाती है और अब वो दोनों जॉबलेस हो जाते हैं, जिसके बाद EMI, बिजली का बिल और बाकी खर्चों को निपटाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते। अब हम क्या करेंगे हेमंत बेटा, इतने सारे खर्चे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा पापा। जॉब भी ऐसे वक्त पर छूटी है जब हमारे ऊपर इतना सारा खर्चा है। मेरे पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं बची है। सारे खर्चों को मिलाकर तकरीबन हमारे पास 25 से 30 हजार तो होने ही चाहिए, लेकिन अब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? तभी वहां पर जिग्ना और पारुल आती और उनके हाथ में पैसे होते हैं। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए है। अब आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे पैसे देखकर हेमंत और प्रकाश दोनों चकित रह जाते हैं। जिग्ना, पारुल बहू, इतने सारे पैसे तुम दोनों ने कहाँ से लाए? अरे तुमको क्या कोई लॉटरी लगी है क्या? नहीं हेमंत बेटा, ये तो वही पैसे है जो तुम दोनों हमें रसोई के खर्चे के लिए दिया करते थे। उनमें से जो पैसे बचा करते थे ये वही पैसे है। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ? झूठ मत कहो जिग्ना, क्योंकि हम दोनों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों रसोई के खर्चे का नाम लेकर हमसे एक्स्ट्रा के पैसे लेती हो और फालतू के खर्चों में उड़ा देती हो। नहीं पापा जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि हम दोनों काफी मजे करते हैं, लेकिन वो मजे भी हम बचत करके ही करते थे। चलो मान लीजिए कि अगर आज सब्जी सस्ती मिल गई तो हम दोनों 20 रुपए की पानी पूरी और 80 रुपए की बचत कर लेते थे। उस दिन थिएटर में भी हम हमारे पैसे से ही गए थे।
क्योंकि उस दिन का रेट सबसे सस्ता चल रहा था। हमें तो बस 50 रुपए में ही टिकट्स मिल गई थी। और इसी तरह हम रोज बचत करते गए और आज हमारे पास 50,000 रुपए इकट्ठा हुए हैं। क्या बात है माँ। अब हम अगर हमारी मौज मस्ती के लिए तुम दोनों से सीधे मुंह पैसे मांगते तो तुम दोनों हमें ठेंगे के सिवा कुछ नहीं देते। इसीलिए हमें रसोई के खर्चे का सहारा लेकर ये बचत करनी पड़ी। प्रकाश और हेमंत जिग्ना और रूपल की बातों से बहुत खुश होते हैं। सच में जो कहते हैं सही कहते हैं। एक गृहिणी ही घर की लक्ष्मी होती है, जिसे उसका इस्तेमाल करना और उसे सहेज कर रखना बखूबी आता है। हाँ पापा, और मैं भी चाहकर इतनी बचत कभी नहीं कर पाता, लेकिन आप दोनों ने वो कर दिखाया और आज आप दोनों के कारण ही हम दोनों की चिंता दूर हो सकी है। और इस तरह पारुल और जिग्ना के कारण हेमंत और प्रकाश सारे खर्चे निपटा पाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों को वापस जॉब लग जाती है और वो सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? शादी के बाद बेटी अपने मायके से विदा होती है और तुम ये कह रही हो कि हम दोनों की शादी के बाद मैं अपने घर से विदा हो जाऊं? नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल होगा अभिषेक, लेकिन अगर तुम अभी से हार मानोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन मेरे माँ पापा वो मेरे विदाई के लिए नहीं मानेंगे। वो भी जरूर मानेंगे, मैं उन्हें मनाऊंगी। अभिषेक, मैं तुम्हें घर जमाई बनने के लिए कह तो रही हूँ, लेकिन उसके पीछे भी एक सीरियस वजह है। यह है सुरभि और अभिषेक दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सुरभि की माँ गीतांजलि अपनी बेटी को विदा करना ही नहीं चाहती और उसे एक घर जमाई चाहिए होता है। एक दिन गीतांजलि और सुरभि अभिषेक की माता रुक्मिणी और पिता अशोकनाथ से मिलने जाते हैं। रुक्मिणी जी, मैं आपसे ये बात कहती भी नहीं, लेकिन सुरभि के पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ और लकवा मारने के कारण मैं अपने पैरों से चल भी नहीं सकती। अब इस व्हील चेयर पर बैठकर ही जीवन काटना है मुझे। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी सुरभि मेरे पास ही रहे। लेकिन गीतांजलि आंटी, इससे अच्छा तो यही होगा कि सुरभि के साथ साथ आप भी मेरे घर पर रहने आओ। इससे हम आपका ख्याल भी रख पाएंगे। नहीं अभिषेक बेटा, ऐसा हो सकता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती, लेकिन मैं उस घर को नहीं छोड़ सकती। वो सुरभि के पापा की आखिरी निशानी है। अभिषेक बेटा, गीतांजलि जी सही कह रही है। इनकी जगह अगर हम होते तो हम भी यही करते। हाँ अभिषेक, गीतांजलि जी, मैं और रुक्मिणी आपके फैसले से सहमत है। हम दोनों अपने बेटे की विदाई के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच अंकल आंटी, जो आपने मेरी माँ की मजबूरी को समझ लिया। अरे पागल हो क्या होने वाली बहू, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? बस हमसे मिलते रहना, और क्या चाहिए हमें। हाँ सुरभि, अपने बेटे की खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। थोड़े ही दिनों में अभिषेक और सुरभि की शादी हो जाती है और पूरे मोहल्ले के सामने रुक्मिणी और अशोकलाल अपने बेटे की विदाई करते हैं। खुश रहना बेटा। जी माँ। हाय हाय, देखो तो क्या जमाना आ गया है। जहाँ बेटी की विदाई होनी चाहिए वहाँ एक बेटे की विदाई हो रही है। सच में इस नए जनरेशन में तो कुछ भी हो सकता है। मुझे शर्म तो बहुत आ रही है, लेकिन दुनिया वाले चाहे जो भी कहें, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। थैंक्स अभिषेक, आई लव यू। आई लव यू टू सुरभि। अब अभिषेक अपने घर को छोड़कर सुरभि के घर में ही रहने लगता है, लेकिन ये सब सुरभि और गीतांजलि की एक सोची समझी चाल होती है। जब अभिषेक ऑफिस चला जाता है तभी गीतांजलि व्हील चेयर को छोड़कर खड़ी हो जाती है। क्या बात है सुरभि बिटिया, हमारा प्लान तो कामयाब हुआ। हाँ माँ,
सबको यही लग रहा है कि आप तो सच में अपाहिज हो। किसी का पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब एक नाटक है, और हमने ये नाटक इसीलिए किया है ताकि तुझे तेरे ससुराल में पापड़ बेलने ना पड़े और अपनी सास की सेविका ना बनना पड़े, और तू यहाँ अपने घर में सुखी रहे। हाँ माँ। रात में अभिषेक ऑफिस से लौटता है तभी, अभिषेक मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया आज, प्लीज तुम ही कुछ बना दो ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही आज। लेकिन सुरभि, मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं कैसे बनाऊं? एक काम करता हूँ, बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं अभिषेक, ऑर्डर मत करो, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। अभिषेक बेटा, अब जब सुरभि इतना कह रही है तो इसके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। वो चिकन तंदूरी बहुत बढ़िया बनाता है माँ, आज भी वही बना दो। मुझे पता है मेरा प्यारा पति मेरे लिए खाना जरूर बनाएगा। बनाओगे ना अभिषेक? अच्छा ठीक है बाबा, बना दूंगा। वैसे भी तुम मानने वालों में से कहा हो। फिर अभिषेक तंदूरी चिकन बनाता है और सभी मिलकर उसे खाते हैं। अरे वाह सुरभि बिटिया, तूने तो इसे अच्छे से काम पर लगा दिया। देख, मैंने तुझे ससुराल से छुटकारा दिलाया और साथ ही मुफ्त का नौकर भी दिला दिया। हूं ना मैं एकदम कमाल की? सो तो है माँ। अब देखना, इस शनिवार और रविवार इसकी छुट्टी है, इससे तो पूरे घर की सफाई कराऊंगी मैं, वो भी फिर से बीमार होने का नाटक करके। सुरभि अभिषेक को बेवकूफ बना बनाकर उससे घर के सारे काम कराती है। एक दिन जब वो बाहर किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप के लिए जाता है, तभी गीतांजलि और सुरभि बिना किसी खौफ के मॉल में घूमती रहती है, और तभी उन्हें रुक्मिणी देख लेती है। ये क्या, ये दोनों यहाँ पर, और ये गीतांजलि जी, ये तो अपाहिज थे, ये कैसे चल सकती है? वो दृश्य देखकर रुक्मिणी एकदम दंग रह जाती है। शाम में अभिषेक तुरंत घर लौटता है। अरे अभिषेक, तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ सुरभि, एक्चुअली ट्रिप पोस्टपोन हो गई। अच्छा सुनो अभिषेक, मैं माँ को दवाइयाँ देकर उनके साथ थोड़ी देर बैठने जा रही हूँ। मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है आज। वहां पर थोड़े से बर्तन पड़े हैं, प्लीज उसे धो देना। ठीक है सुरभि, नो प्रॉब्लम। थैंक यू अभिषेक। सुरभि अभिषेक को फिर से उल्लू बनाती है और वो उल्लू बना बनाकर घर का सारा काम कराती है। उतने में वहां पर रुक्मिणी आ जाती है। अभिषेक, ये तू क्या कर रहा है बेटा? ये सब काम तुझे शोभा नहीं देते। अरे माँ, सुरभि की कमर में थोड़ा दर्द है और वो उसकी माँ को दवाइयाँ देने गई है, इसीलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे इसकी आदत है। मुझे सारे घर के काम बखूबी आते हैं माँ। क्या, ये सब तू क्या कह रहा है बेटा? इन दोनों मूर्ख और चालाक माँ बेटी ने तुझे अपना गुलाम बनाकर रखा है। रुक्मिणी की आवाज सुनकर गीतांजलि और सुरभि भी वहां पर आ जाती है। क्या हुआ रुक्मिणी जी, आप इतने गुस्से में क्यों है? गीतांजलि जी, अपना ये नाटक बंद कीजिए। मैं आपकी सच्चाई जानती हूँ, आप कोई अपाहिज नहीं है। क्यों करती हो आप ये ढोंग? क्या, ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हाँ माँ, ये सब आप क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ अभिषेक बेटा, यकीन नहीं होता तो ये देख। फिर रुक्मिणी अभिषेक को सुरभि और गीतांजलि की मॉल की फोटोज दिखाती है। ये क्या, इसका मतलब माँ जी आपने मुझसे और हम सबसे झूठ बोला? हाँ बेटा, ये सारी इन दोनों माँ बेटी की सोची समझी साजिश थी। इन्होंने ये साजिश इसीलिए रचाई ताकि सुरभि हमारे घर पर ना आए और उसे हमारी सेवा ना करनी पड़े और यहाँ मायके में मजे से रह सके। क्यों, सही कहा ना मैंने?
और अब तो तुम दोनों ने मेरे बेटे को भी अपना फ्री फंड का नौकर बना दिया है। रुक्मिणी की बातें सुनकर सुरभि और गीतांजलि अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुकाती। सुरभि, माँ जी, आप दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। मुझे माफ कर दो अभिषेक। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने और मेरी माँ ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। रुक्मिणी जी, जमाई सा, माफ कीजिए। मुझे लगा कि मेरी सास ने जिस तरह मेरे साथ अत्याचार किया वैसे दिन मेरी बेटी ना देखे। लेकिन आपने अपने ही मन में ऐसा कैसे सोच लिया गीतांजलि जी? हमारे घराने में बहुओं को बेटी के समान रखा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए रुक्मिणी जी, मुझसे गलती हो गई। सुरभि, अब अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्यार है तो तुम खुद आओगी ससुराल में। अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकता। चलो माँ। रुक जाओ अभिषेक, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। अगर इस छोटे से झगड़े के कारण हमारा रिश्ता टूटता है तो ये झगड़ा मुझे गवारा नहीं। मैं ससुराल आने के लिए तैयार हूँ। मुझे और मेरी माँ को माफ करके हमें एक आखिरी मौका दो। रुक्मिणी और अभिषेक मान जाते हैं और अंत में गीतांजलि सही मायनों में अपनी बेटी की विदाई करती है, जिसके बाद सुरभि अपने ससुराल में बड़े खुशी से जीवन बिताती है।